इस संसार में एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो संसार के हर सुख समृद्धि को भोगने की क्षमता रखता है। इसीलिए इंसान का जीवन इतना लंबा होने के बावजूद हर किसी को वो छोटा ही लगता है। इसका कारण है मोह। जीवन से इतना मोह कई कारणों से हो सकता है। पहला, या तो वह अपने परिवार से अलग होना नहीं चाहता, या वह अपने सुखी जीवन को और जीना चाहता है, क्योंकि इंसानी जीवन काफी लंबा होता है। उसे जीने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है दोस्त, यार, माता पिता, भाई बहन आदि, और इन्हीं सभी से मिलकर बनता है एक परिवार। यानी इंसान के सुखी जीवन का सीधा संबंध उसके परिवार से होता है। जो व्यक्ति भले पूरे परिवार के बीच होता है, उसका जीवन बहुत सुखी और परेशानियों से मुक्त होता है। एक व्यक्ति के जीवन में परिवार की महत्वता उतनी ही होती है जितने उसके जीवन की होती है। परिवार आपके जीवन को और बेहतर बनाता है, और इसीलिए परिवार से अलग होकर या बिना परिवार के आपको बहुत सारी परेशानियां होती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से कभी अलग न हो, इसके लिए हम लाए हैं आप सभी के लिए एक शानदार वीडियो। दोस्तों, परिवार में पति पत्नी के अलावा कई पीढ़ियां रहती हैं, और जब सभी साथ मिलकर रहते हैं तो कोई भी समस्या झट से दूर हो जाती है। लेकिन जब परिवार के सदस्यों में आपस में ही लड़ाई झगड़ा करें तो कई सारी समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देती हैं। जिस घर में ज्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती और घर में कोई न कोई समस्या बनी रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है, जहां बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसी चीजें मिलती हैं जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती। लेकिन जब इस तरह की जगह पर लड़ाई झगड़ा आम बात हो जाती है, तब यही जगह किसी शिविर या धर्मशाला जैसी बन जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, इन उपायों को बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, उसे बड़े ही ध्यान से सुनना। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पूरे संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है, और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लगभग सभी परिवारों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और उन झगड़ों से पूरे परिवार का माहौल खराब रहता है। परिवार के लोग ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, वहीं एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। भाई भाई को देखकर खुश नहीं होता है, बेटे को पिता से दिक्कत है। छोटी छोटी बातों को लेकर ही हम आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, जिससे पूरे परिवार में तनाव बना रहता है। आखिर परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्या कारण है इन झगड़ों का? आज इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे, और हम इसमें यह भी जानेंगे कि हम कैसे लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं, घर में कैसे खुशहाली का माहौल ला सकते हैं। बस आपको यह कहानी पूरी ध्यानपूर्वक सुननी है और अंत तक जरूर देखनी है, तभी आपको सार खेल समझ आएगा। अन्यथा आप कुछ चीजों से वंचित रह सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उस सेठ का छोटा सा बहुत सुखी परिवार था। उसके परिवार में वह खुद और उसकी पत्नी थी। वो सेठ सभी लोगों की मदद भी किया करता था। उस सेठ के पास कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। नगर के सभी लोग उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। कुछ समय बाद सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो सेठ की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने पूरे नगर में लड्डू बंटवाए। वह बहुत खुश था। उसने अपने पुत्र का नाम रोहन रखा। सेठ ने रोहन को बिल्कुल भी दुख नहीं दिया। उसकी छोटी छोटी हर जरूरत का अच्छे से ख्याल रखा और उनको पूरा किया। कुछ वर्षों के बाद सेठ के एक और पुत्र हो गया। सेठ ने दूसरे पुत्र के जन्म पर भी पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। उसने दूसरे पुत्र का नाम राहुल रख दिया। अब वो अपने दोनों पुत्र रोहन और राहुल से बहुत स्नेह करता। उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी। उनको अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया। सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की हर ख्वाहिश पूरी की। जो भी रोहन और राहुल ने उससे मांगा, सेठ ने वो सब कुछ उन्हें लाकर दिया। कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे समय के साथ सेठ के दोनों पुत्र जवान हो गए। तब सेठ ने सोचा कि मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, अब ये मेरे व्यापार को संभाल लेंगे। फिर सेठ ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि रोहन और राहुल, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें ही यह व्यापार संभालना है और इसे आगे बढ़ाना है। अब तुम दोनों रोज मेरे साथ यहाँ आया करो और मेरे से व्यापार के बारे में सिखा करो कि कैसे क्या होता है, कैसे व्यापार किया जाता है। अब रोज रोहन और राहुल सेठ के साथ आते और व्यापार के बारे में सीखते। कुछ ही दिनों में
दोनों भाइयों ने व्यापार की ऊंच नीच के बारे में सब कुछ सीख लिया। अब सेठ को किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। उसने अपना कारोबार अपने दोनों बेटों के हाथों में सौंप दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छे से चलता रहा, पर धीरे धीरे दोनों भाइयों में आपस में झगड़े होना शुरू हो गए। रोहन बोलता कि मैंने इतना काम किया है, तू कुछ नहीं करता। तो राहुल बोलता, भैया मैंने भी तो इतना काम किया है, आप मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हो? जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। अब तो आए दिन उन दोनों के झगड़े होना शुरू हो गए थे। वह दोनों भाई एक दूसरे से घृणा करने लग गए। अब तो उन दोनों का आसपास में सभी को पता चल गया कि इन दोनों भाइयों के बीच बनती नहीं है। एक बार रोहन अपने दोस्त के साथ बैठा था। उसने अपने दोस्त से बातों ही बातों में कह दिया कि यार पूरा कार्य में ही करता हूं, मेरा भाई कुछ भी नहीं करता। यह सुनकर उसके दोस्त ने उससे कहा कि देख भाई, मेहनत तो तू कर रहा है और तेरा भाई वह तो बस पका पकाया खा रहा है। वैसे देखा जाए तो तू उससे बड़ा है, तुझे उससे काम करवाना चाहिए, और अगर वह काम नहीं करे तो तू उसे निकल दे व्यापार से। वैसे भी तू बड़ा है, तेरे पिताजी के व्यवसाय पर पहला हक तो तेरा ही है। अपने दोस्त की बातें रोहन के मन में बैठ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब तो राहुल को व्यवसाय से निकल ही दूंगा। उधर राहुल भी अपने दोस्तों से मिला तो उसने भी अपने दोस्तों को बताया कि यार बड़े भैया मुझे कुछ भी बोल देते हैं, खुद तो कुछ करते हैं नहीं, मुझे ही बोलते रहते हैं। अरे यार बड़े हैं तो क्या हुआ, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा थोड़ी करूंगा। आखिरकार वह व्यापार जितना उनका है उतना मेरा भी तो है। ये सुनकर राहुल के दोस्त बोले, यार तेरा भाई तेरा इस्तेमाल कर रहा है, वह खुद तो कुछ करता है नहीं, तेरे से ही करवाता है और खुद मजे में रहता है। यार देख तू तेरे भाई से बच के रहना, कहीं वह तेरे पिताजी की सारी जमा पूंजी खुद ही अपने पास ना रख ले और तुझे व्यापार से ना निकल दे। अपने दोस्तों की बातें राहुल के दिल पर लग गई। अब दोनों भाई घर पहुंचे। अब वह दोनों एक दूसरे को इन नजरों से देखते मानो वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हो। उधर सेठ और सेठानी को तो पता भी नहीं था दोनों भाइयों में इतना झगड़ा किस बात से हो रहा है। वो तो बस यही सोच रहे थे कि कोई छोटी मोटी बात होगी, बचपन में भी तो ऐसे ही लड़ते थे और फिर एक साथ खेलने लग जाते थे, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा इनका झगड़ा। लेकिन देखते ही देखते उनका झगड़ा बढ़ता ही गया। अब सेठ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर सेठानी ने कहा कि हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये लोग अपना बचपना छोड़कर उसमें लग जाएंगे। फिर वह कुछ दिनों बाद ही रोहन और राहुल की दो सुंदर कन्याओं से शादी करवा देते हैं। लेकिन रोहन और राहुल के झगड़े तो फिर भी नहीं रुके, बल्कि शादी के बाद में तो वह झगड़े और बढ़ गए। अब दोनों को यही डर सताता रहता कि कहीं व्यापार उनके हाथों से निकल न जाए। वह दोनों एक दूसरे की चुगली करते। रोहन कहता कि मेरा भाई राहुल सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत खरीदना, और उधर राहुल भी रोहन के लिए यही कहता कि उसका भाई रोहन सामान में मिलावट करता है, उससे न खरीदे। दोनों एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए। उधर घर पर भी काम को लेकर उनकी पत्नियां आपस में झगड़ती रहती। एक कहती कि मेरा पति इतना कमाता है, मैं काम क्यों करूं। दूसरी भी यही कहती है कि मेरा पति भी तो इतना कमाता है, फिर मैं भी काम क्यों करूं। सेठानी उनके झगड़ों से परेशान होकर खुद ही काम करने लग जाती, पर वो दोनों दिन भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रुकती नहीं थी। सेठ ने भी यह सब देखकर सोचा कि ये मेरे घर का क्या हो गया। एक समय था जब मैं खुशी से अपने परिवार के साथ रहा करता था, किसी प्रकार का कोई दुख था ही नहीं, पर ये लोग तो छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब समय आ गया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर देता हूं ताकि उनमें किसी भी बात को लेकर झगड़ा ना हो। फिर सेठ ने दोनों को अलग अलग कर दिया, आधा व्यापार रोहन को और आधा व्यापार राहुल को सौंप दिया। अब दोनों भाई अलग अलग ही व्यापार करते। वो दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहते थे, जिसका असर उनके व्यापार पर भी पड़ा और दूसरे व्यापारियों ने भी दोनों भाइयों के झगड़े का खूब फायदा उठाया। दूसरे व्यापारी उन दोनों को भड़काते रहते कि तुम ऐसा करो, अपने व्यापार को जमाने के लिए कम कीमत पर सामान दो ताकि लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे से ही सामान खरीदेंगे, जिससे तुम्हारे भाई का व्यापार चौपट हो जाएगा और तुम मालामाल हो जाओगे। लोगों की बातों में आकर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों का ही व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया। लोग उनसे कम से कम कीमत पर सामान खरीद लेते और कुछ लोग तो उधार भी ले जाते
और वे दोनों भी इस वजह से उनको सामान दे देते ताकि वह उनसे ही सामान खरीदे और उनकी प्रशंसा करें। देखते ही देखते उन दोनों भाइयों का व्यापार चौपट हो गया। वह दोनों अमीर सेठ से गरीब बन गए। अब तो उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपना घर भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो करें क्या। तभी वो दोनों अपने पिताजी के पास आए और उनसे बोले कि पिताजी, आप व्यापार कैसे किया करते थे? हमारा तो व्यापार ही चौपट हो गया। हमने हर तरीका अपनाया व्यापार करने का, पर हम तो आपकी तरफ बन ही नहीं पाए। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी सेठ ने उन दोनों से कहा कि वाकई में तुमने ठीक से व्यापार किया था। तुम दोनों तो हमेशा लड़ाई झगड़े में ही रह गए। तुमने व्यापार के ऊपर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। तब दोनों भाई अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, अब हमें बताइए कि हम क्या करें। तभी सेठ ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान तो मेरे गुरु के पास ही मिल सकता है। तुम उनके पास जाओ। वह पास के ही नगर में एक नदी किनारे एक आश्रम बनाकर रहते हैं। वह तुम्हें अवश्य ही कुछ बता सकते हैं। पिता की बात सुनकर दोनों भाई गुरु से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वह नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर एक 80 वर्ष के बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह दोनों भाई उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने अपना परिचय दिया। बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा कि बालकों, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वो दोनों बोले कि हमारी कुछ समस्या है। पिताजी ने कहा है कि आप उस समस्या का समाधान बता सकते हैं। कृपया आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उन दोनों से कहा कि बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। तभी वो बोलते हैं कि गुरुदेव, पहले तो हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा पूरा व्यापार चौपट हो गया। हमने वह सभी करके देख लिया जो हमें करना चाहिए था। हमने लोगों को कम कीमत पर भी सामान दिया, पर फिर भी हमारा व्यापार बढ़ा नहीं, बल्कि हम तो बर्बाद हो गए। बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा कि तुमने लोगों को कम कीमत पर और उधार सामान क्यों दिया? तभी रोहन बोला कि हम चाहते थे कि वह हमेशा हमसे सामान खरीदे ताकि हमारा व्यापार और बढ़े और लोग हमारी प्रशंसा करें। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था कि तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और लोग तुमसे ही सामान खरीदेंगे। तभी राहुल ने बोला कि हमसे दूसरे व्यापारियों ने बोला था कि अगर हम अपना सामान कम कीमत पर बेचेंगे तो लोग हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे। फिर हम धीरे धीरे सामान को ज्यादा कीमत पर बेचेंगे, तब भी वो हमसे ही सामान खरीदेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम तो बर्बाद हो गए। अब तो हमारी ऐसी हालत हो गई है कि लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। हम अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहे हैं। हमारे पिताजी का नगर में बहुत सम्मान था, धनवान सेठों में उनका नाम आता था, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप ही हमें बताइए कि अब हम क्या करें। बौद्ध भिक्षु उनकी बात सुनकर उनसे कहते हैं कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा तुम उसे बड़े ध्यान से सुनना। इस संसार में सबसे बड़ा धन सुख शांति है। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले अपने परिवार के पास जाते हैं, क्योंकि एक परिवार ही तो होता है जो तुम्हारी परेशानियों को समझ सकता है, उसमें तुम्हारा साथ देता है। लेकिन तुम दोनों ने अपनी समस्या अपने परिवार वालों से ना कहकर दूसरों को कही है। दूसरे लोग तुम्हारी समस्या सुनकर कभी तुम्हें सही निर्णय नहीं देंगे, बल्कि वह तो तुम्हें गलत रास्ते बताएंगे, गलत गलत बातें बताएंगे। जो बात है ही नहीं उसको भी नमक मिर्च लगाकर तुम्हारे सामने रखेंगे। लोगों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समस्या में हो। आप तो उनके पास हल खोजने के लिए जाते हैं, पर वह आपको सुलझाने की बजाय और भी ज्यादा उलझा देते हैं। इसीलिए अगर हम किसी बात से परेशान हैं तो हमें सबसे पहले अपने घर वालों के साथ बैठकर उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान लोगों के पास नहीं है, बल्कि आपके घर वालों के पास ही है। कभी भी अपने परिवार की कमजोरी किसी को मत बताओ। तुम्हारे मैं और तुम्हारे भाई में अगर नहीं बनती है तो यह बात तुम दोनों को अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर तुम दोनों ने अपने को अच्छा साबित करने के लिए अपने भाई की बुराइयां करना शुरू कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि लोगों को तो तुम्ही ने बताया है कि आपस में तुम्हारी नहीं बनती। अगर तुम उनको नहीं बताते तो उनको कैसे पता चलता? क्या लोगों ने तुम्हें अच्छी राय दी है? क्या उन लोगों ने तुमसे कहा है कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो? नहीं ना, बल्कि लोगों ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ अच्छे से भड़काया है ताकि तुम दोनों कभी आगे नहीं बढ़ पाओ।
तुम उन लोगों के पास समाधान के लिए गए थे, पर बदले में उन लोगों ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। दूसरे लोग कभी यह नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे निकलो, वह हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। आखिर दूसरे व्यापारी क्यों चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो? कोई भी अपने व्यवसाय को लात नहीं मारने देगा, वो तो यही चाहेगा कि कैसे भी वो सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाए। वो लोगों को कभी सही राय नहीं देगा, और तुम लोगों ने दूसरे व्यापारियों की बात मान ली और उनके कहे अनुसार काम करना शुरू कर दिया। क्या तुमने एक बार भी अपने पिताजी से पूछा है कि पिताजी, आप व्यवसाय किस प्रकार करते थे? तुम्हारे पिताजी भी तो सेठ थे। क्या तुमने कभी उनसे सलाह ली? जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया तब तुम तुम्हारे पिताजी के पास गए थे। तुम दोनों, अगर तुम दूसरों से पूछने की जगह अपने पिताजी से पूछते तो शायद आज तुम्हारा व्यवसाय नष्ट नहीं होता। कभी भी अपने परिवार के सदस्यों की बुराई दूसरे लोगों से मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। लोगों को तुम बताओगे कि मेरा भाई मेरे साथ ये करता है, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, तो लोग क्या करेंगे? तुम्हें बोलेंगे कि तू सुनता क्यों है उनकी, तू भी मत सुन। जिससे क्या होगा कि तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम लोगों की बात मान लेते और दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। वह तो आग लगाने वालों में से है, पर उस आग में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा घर जलकर राख बन जाएगा। तुम दोनों ने एक दूसरे की बुराई की और लोगों ने तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है, जिससे हुआ क्या कि उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि उनकी लगाई आग ने तुम दोनों को ही बर्बाद कर दिया। इसीलिए कभी भी अपने घर के सदस्यों की बुराई किसी से मत करो। अगर तुम्हें अपने भाई से किसी बात को लेकर समस्या है तो तुम उसको आपस में ही बैठकर घर में ही सुलझा सकते हो। उसका कोई ना कोई हल अवश्य निकाल सकते हो। अगर तुम दोनों भाई मिलजुल कर व्यापार करते तो अपने पिताजी से भी बड़े सेठ बन सकते थे। तुम्हारे पिताजी तो अकेले थे, मगर तुम दो हो और दोनों मिलकर दुगनी मेहनत करके व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा सकते थे। लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे की बुराई करने में ही रह गए। हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन उनमें कभी परिवार बिखरता नहीं है। जहां 5 लोग रहेंगे वहां कुछ ना कुछ अनबन तो जरूर होगी, लेकिन हमें उन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अगर तुम उन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू करोगे तो बात और भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर आपके बड़े आपको 2 बात बोल भी दे तो आप सुन लो, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप भी साथ साथ उनको जवाब दोगे तो परिवार में तनाव बढ़ेगा और आपका घर बिखर जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहिए, ताकि उनके व्यवहार, उनकी भावना का पता चले। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत स्नेह करते हैं, मगर वह दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा साथ देगा। बाकी के लोग तो तुम्हें उस मुसीबत में मरने के लिए छोड़ जाएंगे। परिवार में सुख शांति तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समझें, उनका सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कदर करें, परिवार के साथ चले और अच्छी ईमानदारी से मेहनत करके तुम दोनों अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर सकते हो। बस मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। उसके बाद रोहन और राहुल बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये वादा करते हैं कि अब वो दोनों मिलजुल कर रहेंगे, कभी दूसरों की बातों में नहीं आएंगे और ना ही उन्हें कुछ बताएंगे। इतना कहकर वो वहां से अपने घर की ओर चले जाते हैं। सेठ और सेठानी उन दोनों को एक साथ आता देख बहुत खुश हो जाते हैं और अब रोहन और राहुल की पत्नियां भी खुशी खुशी रहने लग जाती हैं और उनका परिवार हंसी खुशी से रहने लग जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में घर परिवार में लड़ाई होने के कुछ ज्योतिष उपायों के बारे में बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में पारिवारिक सदस्यों, पति पत्नी या पड़ोसियों से आए दिन विवाद होता रहता है तो हर रोज सुबह नमक के पानी से घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही घर के वास्तु दोष में भी कमी आती है। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार और शुक्रवार को नमक के पानी से पोंछा न लगाएं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी घर में आए दिन विवाद होता रहता है, इसलिए घर में एक बार नवग्रह की पूजा अवश्य कराएं। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है और कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है और सद्भाव बना रहता है। नवग्रह की पूजा में ज्योतिष मार्गदर्शन अवश्य लें। अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण या भोजन कराएं और हर शुभ कार्य में पितरों को ध्यान अवश्य करें।
साथ ही कौए, कुत्ते, गाय, चिड़ियों को दाना डालें और चींटियों को आटा डालें। वहीं पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाते रहे। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और उन्नति बनी रहती है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो पत्नी रात को सोने से पहले पति के तकिए के नीचे कपूर रख दें और सुबह बिना टोके उसको जला दें और फिर राख को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। वहीं घर के ईशान कोण में हर रोज देसी घी का दीपक जलाएं। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही इस उपाय से बच्चों को रोगों, शिक्षा में अड़चन, विवाद आदि चीजों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।